दोस्तों, प्यार की सरहद के 41वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समीर और ध्रुवी वापस आ चुके थे। अमृता से मिलकर इतना तो समझ आ गया कि उन दोनों को जो वो चाह रहे हैं ये आसान नहीं है। इधर राजवीर अपनी उधेड़-बुन में था कि कुशल से मिलने जाए या नहीं। उसे मिलकर कुछ हद तक उसे अपने सवालों के जवाब मिलने की गुंजाइश तो थी, पर अमृता नहीं चाहती कि वो कुशल से मिले। उसने ऐसा किया तो अमृता को दुख होगा, जो वो नहीं चाहता था। वो भी तब जब वो मान गया था कि जो भी शिकायतें उसे अमृता से थी वो बेबुनियाद थी। उसने जो कुछ भी कहा या किया था उसके लिए मजबूर थी वो 7 साल जो उसने बोझ की तरह काटे, ये अमृता के लिए भी तो आसान रही होंगे। अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ राजवीर अपने नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था कि उसे अमृता से मिलना चाहिए या नहीं। एक तरफ जहां वो अमृता के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ा करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ कुशल को लेकर अपने सवालों से भी बेचैन था कि जिनके जवाब सिर्फ अमृता के पास थे। जब नहीं पता कि अमृता कहाँ है तो खुद को समझा लेता, पर आज उसे अपने सामने देखकर भी खुद को रोक पाना राजवीर के लिए कितना मुश्किल हो रहा था ये उसे ही पता था। ऐसा ही होता है, जब कोई कीमती चीज खो जाती है तो इंसान सब्र कर जाता है, पर वो किसी और के पास दिखे या कहे कि अब ये उसका नहीं, तो फिर सब्र नहीं किया जा सकता है और असहनीय पीड़ा होती है सो अलग। आखिरकार खुद को मजबूत बनाते बनाते वो हार गया और अमृता से मिलने जाने का तय किया गया। अगर वो न मिलना चाहे तो सिर्फ कुशल से मिलकर आ जाएगा। इधर दूसरी तरफ समीर और ध्रुवी के अमृता से मिलकर आने का पता चलने पर बलबीर जी ने ध्रुवी को फोन किया और सब पूछा। सब जानकर उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्होंने फोन रख दिया और राजवीर से बात की, पर उसने अमृता से फिर मिलने से मना कर दिया और वो उसे और दुखी नहीं करेगा। बलबीर जी ने बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहे थे। राजवीर के दर्द का एक एक पल उनके स्मृति पटल पर जीवंत हो चला था कि अंदर ही अंदर उन्हें कचोटने लगा था। अपने अपराध बोध में वो घुट रहे थे। लग रहा था जो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सांस लेने में भी परेशानी हो रही है बलबीर जी, कामिनी जी बैठते हुए बोली। दवाई ली आपने? बलबीर जी उनके पास आकर बोले। हाँ, पर क्या? राज, इस बारे में कोई बात मत कीजिए। हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। बलबीर जी ने कामिनी जी को तरफ देखा और अपना चेहरा फेर कर खड़े हो गए ताकि बात टल जाए। बात करनी होगी बलबीर जी, इस तरह टाल भी तो नहीं सकते आप मुझे। मैं आपको टाल नहीं रहा। वो उनके सामने आकर बैठ गए और बोले। आप समझिए, मैं राजवीर के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो आप मुझसे क्या वादा तोड़ेंगे? मैंने आपके लिए आपके नाजायज औलाद को भी अपना मान लिया और आज आप मेरी एक बात नहीं मान सकते। राज नाजायज नहीं है कामिनी जी, बार बार उसे ये शब्द यूज करना बंद कीजिए। उसकी माँ से बाकायदा शादी की थी मैंने। आपसे शादी मेरी मजबूरी थी, वरना एक पत्नी के होते मैं ये कभी नहीं करता, वो भी जब मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था। वाह, क्या मजबूरी थी जिसने रातों रात आपको सड़क से महल में बैठा दिया। मुझे इन सब का लालच नहीं था, आप जानती हैं। मैं तो बस आपके पिता के एहसानों से दबा था। उस पर आपने मुझसे शादी की जिद पकड़ ली। हालात कुछ ऐसे बन गए कि मैं आपने शादीशुदा होने की बात भी नहीं बता पाया और आपसे शादी करनी पड़ गई। हाँ, तो मान लिया कि आपने एहसान किया मुझ पर इसके बदले से मैंने भी तो आपकी पिछली जिंदगी एक्सेप्ट की ना। आपकी दूसरी पत्नी बन बर की शिकायत नहीं की। जब राज की माँ का स्वर्गवास हुआ तो आपने उसे मेरे सर पर ला पटका। मैंने बिना शिकायत उसे अपनाया, ध्रुवी से भी ज्यादा प्यार किया। उन सब का क्या? मेरा कोई एहसान नहीं है आप पर? है, पर उस एहसान की जो कीमत आप चाह रही हैं वो मैं नहीं दे सकता। राज बनुबा को पसंद नहीं करता, वो उसके साथ खुश नहीं रह सकता। पहले ही मुझसे कई शिकायतें हैं उसे। अब उसकी ये खुशी छीन कर मैं खुद की नजरों में नहीं गिर सकता। और फिर उसने अमृता से शादी कर ली है। वो अच्छी लड़की है, आप मिल चुकी हैं उससे। अगर सच में आपने राज को अपना बेटा माना है तो उसकी खुशी ही चाहेंगी। अमृता को स्वीकार कर लीजिए। आपकी खुशी, आपके बेटे की खुशी, मेरा क्या? मेरी खुशी का क्या? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अपनी सहेली से वादा किया था कि उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगी। राज की हकीकत जानकर भी वो इस रिश्ते को तैयार है और इस शादी के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी भी हमारी होगी। मुझे नहीं पता, राज की शादी तो अनु से होगी ही, और कैसे होगी वो आप देखिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जान लीजिए आपका बेटे को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। आपके चेहरे से भी घृणा करेगा वो। मैं हमेशा सोचता रहा कि आप उसके करीब जा रही हैं, उसे फिर से माँ का आंचल मिल जाएगा। सोचकर खुश होता रहा, पर मुझे क्या पता था
कि आप मुझसे मेरे बेटे को दूर किए जा रही हैं। आपको जो समझना है समझिए, पर अगर मेरी बात नहीं पूरी हुई तो मैं अपनी जान तो ले लूंगी, और शायद उस लड़की को भी साथ में मरवा दूं, जिसके जिम्मेदार आप होंगे, और उसके लिए आपका ही बेटा आपको कभी माफ नहीं करेगा। अपने जीवन के कमजोर पलों की सजा इतनी बड़ी मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। जाने कब तक उसकी सजा पूरी होगी। सोचते सोचते बलबीर जी कुर्सी पर बैठ गए। बीते समय की बातें उनके जहन में चलने लगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अमृता ने पूछा। आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बलबीर जी ने कहा। अमृता अंदर आई। घबराहट के उसके हाथ पांव फूल रहे थे, पर अभी खुद को काबू कर कर मुस्कुराकर उसने नमस्ते बोला। माफी चाहूंगा, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। ये मेरी बहू के लिए है, जो मैं तुम्हें नहीं मानता। अमृता ये जानती थी, इसलिए उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस चुपचाप खड़ी रही। राज अभी नासमझ है। उसे खुद को नहीं पता कि क्या कर रहा है। बड़े घर का लड़का है, जिसके लिए सब प्यार मोहब्बत बस खेल है। उसे इतने सीरियसली मत लो। उसका तुमसे मन भर जाएगा तो छोड़ देगा तुम्हें। तो अपनी भलाई चाहती हो तो दूर हो जाओ उससे। अमृता उसी तरह खड़ी रही, कुछ नहीं बोला। तो बलबीर जी आगे बढ़े और बोले, देखो, तुम जैसे गरीब घर की लड़कियों की फितरत भी समझता हूं। अमीर लड़का हाथ लगाए तो ऐसे कैसे सुनहरा मौका जाने दोगी? तुम्हें जितनी दौलत चाहिए ले लो, पर मेरे बेटे से दूर हो जाओ। तुम हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। बेहतर होगा खुद से सब समझो और मेरे बेटे से दूर हो जाओ, वरना मैंने अपना तरीका अपनाया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। हो गया आपका धमकाना। तो मैं जाऊं या कुछ और कहना है? अमृता ने चुप होकर उनकी बात सुनी और फिर देखते हुए बोली, और फिर वो दो पल वहीं रुकी, पर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जो कुछ भी करना सोच समझ के करना लड़की, वरना बहुत पछताओगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि हमारे सामने खड़ी भी हो सको। बहू बनना तो दूर की बात। अमृता हल्के से मुस्कुराई और बोली, ये मैं भी जानती हूं कि आप जानते हैं कि लीगली मैं आपके घर की बहू बन चुकी हूं। बस आपको पता लगाना बाकी है। तुम चाहती क्या हो? भूल जाओ उस बात को। वो चोरी छिपे शादी मायने नहीं रखती। मैं चाहूं तो तुम्हारा नामो निशान मिटा सकता हूं। तो बेहतर है कि मुझे मजबूर मत करो। सोचा था कभी पिता का संबोधन दूंगी, लेकिन आपको, खैर एक बात जान लीजिए सिंह साहब, न तो आपकी धमकी में दम है कि मुझे डरा सके, न ही आपकी दौलत में कि मुझे खरीद सकने की ताकत है। इनफैक्ट इस वक्त आप मुझे खुद से ज्यादा गरीब दिख रहे हैं, जो मुझसे अपने बेटे को लौटा देने की भीख मांग रहे हैं। पर माफी चाहूंगी, वो कोई चीज नहीं जिसे मैं दान कर दूं। सीधे से कहो ना कि उसकी दौलत का मोह नहीं छूटा। याद रखो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे करीबियों के लिए भी। आपको जो करना है कीजिए, पर मैं राजवीर को नहीं छोड़ सकती। इसलिए नहीं कि मैं मर जाऊंगी उसके बिना। अमृता को वक्त ने बहुत बड़े से बड़ा दुख सहना सिखा दिया है, लेकिन अमीरी के पले आपके बेटे बहुत कमजोर हैं। मुझसे इतना प्यार है कि उन्हें दूर होकर वो मर जाएंगे, और मैं ये कभी नहीं होने दे सकती। कहकर वो बिना जवाब सुने वहां से चली गई। ये सब याद करते हुए बलबीर जी उठे और खुद में बोले, अगर तब इतना प्यार था तो आज भी होगा। अपने कर्मों का पश्चाताप करने की एक कोशिश तो मैं जरूर करूंगा। वो बाहर आए और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से चलने को कहा। थोड़ी ही देर में वो अमृता के पास पहुंच गया था। सारी बातें बता दी तुम्हें, अब जो फैसला करो। एक बात याद रखना, राज आज भी तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, पर तुम्हें दिया है वापस से अपनी जिंदगी संवारने का, मुझे अपनी भूल सुधारने का। मैंने अपनी कोशिश करी, अब तुम्हारी बारी। कुशल राज का ही बेटा है, और इस बात पर यकीन मुझे भी है और राज को भी। बलबीर जी ने अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही अमृता, जो कब से उनकी बात सुन रही थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। बलबीर जी ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। कितनी अजीब बात है ना सिंह साहब। एक वक्त पर मुझसे मेरी बेगुनाही का सबूत मांगा जा रहा है, वो भी तब जब मैं आपकी नजरों के सामने रह रही थी, और जब 7 साल से न जाने मैं कहाँ थी, किसके साथ थी, सॉरी, किस किस के साथ थी। तो आपको यकीन है कि कुशल आपका खून है? इतनी जल्दी यकीन मत कीजिए सिंह साहब। क्या पता वो किसकी संतान हो सकता है कि मुझे भी ना पता हो। कहकर अमृता फिर से हंस पड़ी। कितना शर्मिंदा करोगी? अपनी मजबूरी बता चुका हूं और अपने किए का अपराध बोध लिए घूम रहा हूं। मुझे माफ मत करो, पर राज, मेरे किए की सजा उसे मत दो। वो आज भी तुमसे प्यार करता है। जिंदगी को एक मौका दो, तुम सबकी जिंदगी संवर जाएगी। ठंडे दिमाग से सोचना इस बारे में। कुछ देर बाद अमृता ने हंसना बंद किया और बोला, मजाक लगता है क्या? आज कहा चले जाओ और कल वापस बुला लो।
जिंदगी को भी क्या अपनी खरीदी जागीर समझ रखी है? माफ कीजिए सिंह साहब, अमृता कोई खिलौना नहीं जो कल आपको आपके बेटे के स्टेटस की नहीं लगी तो छीन कर फेंक दिया, और आज जब वो जिद पर अड़ गया तो वापस से थामने का सोच लिया। गलत जगह आप आए हैं। अमृता ने भी भीख देना बंद कर दिया है। जा सकते हैं आप सिंह साहब, अमृता ने उठते हुए कहा और आगे बढ़ गई। फिर रुक कर बोली, एक और बात, यूं बार बार आकर आप मेरी शांति को भंग मत कीजिएगा। मेरा आप सबसे जो रिश्ता रहा, पर अब मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आइंदा इस संदर्भ में कोई कोशिश न करे। आपके जितना नाम और रुतबा नहीं है मेरा, पर यहाँ एक सम्मान जरूर है जिसे खुद के बलबूते कमाया है मैंने। आशा करती हूँ कि बार बार आके मेरी जिंदगी डिस्टर्ब न करें आप लोग। भेजती हूँ मिशी को। कहकर वो चली गई और बलबीर जी चुपचाप देखते रह गई। मिशी आई और वो उससे मिले फिर, और वो अपने घर पर लौट आई। क्या अमृता कभी उनकी बात मानेगी या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 42वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बलबीर जी अमृता से मिलकर लौट चुके थे। मिशी के साथ ही कुशल भी आया था। उसे देखकर उसके मुंह में दादू सुन जाने का भाव विभोर हो गए थे। उसे गले लगा लिया, पर बदकिस्मत से कि ये सब कुछ एक पल के लिए था। वो घर पहुंचे तो पता चला कि राजवीर कुछ देर पहले ही घर से निकला है, बोलकर गया है कि कल तक आएगा। बलबीर जी ने सुना और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। नौकर ने खाने का पूछा, पर उन्होंने मना कर दिया और दरवाजा बंद कर कुर्सी पर आकर बैठ गई। लग रहा था जैसे सर पर पता नहीं कितना बड़ा बोझ रखा हो, जिसे लेकर लंबी पैदल यात्रा की हो। इस तरह थकान महसूस कर रहे थे। बेशक अमृता की बातें कड़वी थी, पर सच्ची तो कहा था उसने। उस वक्त उसे सवाल किया गया, सबूत मांगा गया, पर आज उस पर यकीन है कि कुशल राजवीर का बेटा है। कैसे? सही तो कहा कि अपने मतलब के अनुसार लोगों के मत भी बदलते हैं और नजरिया भी। इन बीते सालों में अमृता की जिंदगी कैसी रही है किसे पता। एक बिन ब्याही अकेली माँ के लिए इस समाज में अपने बच्चे की परवरिश आसान नहीं होती। हर कदम इस समाज के ठेकेदार बैठे होते हैं और उसके चरित्र का प्रमाण पत्र देने को, उसके बच्चे को भिन्न भिन्न उपाधियां देने को। अपनी एक कमजोरी और व्यवस्था के कारण अपने वारिस को कैसी जिंदगी दी उन्होंने। उनका अपना पोता जाने जाने किन किन हालातों में और क्या क्या सहन करके पला होगा। करोड़ों की दौलत है उनके पास, पर उनका पोता हर तरह के अभावों में पल रहा है। क्या फायदा इस दौलत का? सभी विचारों से गुजरते हुए खुद को शक्ति विहीन महसूस करने लगे और पीछे टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ राजवीर अमृता से मिलने के लिए निकल पड़ा था, इस बात से बेखबर कि उसके करीबी लोग अमृता से मिल आए हैं और उसके जख्मों को हरा करके आए हैं। उसके खुद के मन में विचारों का मेला लगा था। एक मन कहता कि अमृता नहीं चाहती उससे मिलकर उसे तकलीफ न दे। आज तक उसकी एक बात भी नहीं मानी तो कम से कम यही मान ले। वही मन खुद से इस तर्क देता कि चाहे वो जो बोले, चाहे एक लंबा वक्त गुजर चुका उन्हें दूर हुए, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमृता के दिल में आज भी राजवीर है। जब किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलाया है तो एक कोशिश करनी तो बनती ही है। वो अकेली है, ये काफी है बताने को कि आज भी उसके यादों के सहारे ही है। अगर वो शादीशुदा होती तो उसकी जिंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करता, पर ऐसा लगता नहीं है। उसके कड़वाहट और कठोरता के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वक्त पड़ने पर राजवीर ने उस पर अविश्वास। हालांकि ऐसा नहीं था कि राजवीर के मन में अविश्वास था, कुछ हालात गलत थे और कुछ उसकी उम्र पर अपरिपक्व जो सवाल कर बैठा जिसे अमृता ने गलत तरीके से ले लिया था। जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज राजवीर की जिंदगी में जो भी हालात हैं, इसका कारण कहीं ना कहीं उसकी इमेच्योरिटी ही तो थी। तैश में आकर फैसले लेना और बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाना, कर जाना। अक्सर ही अमृता उसे कहती कि मन में कोई बात आए तो उसे तुरंत अपने जुबान पर लाकर आना नहीं चाहिए। थोड़ा सोचना चाहिए कि सही होगा या फिर किसी का कोई विपरीत परिणाम होगा। पर राजवीर कभी उसकी बात पर गौर नहीं करता था। अपने स्वभाव के अनुरूप खुशमिजाज और बेपरवाह ही रहता। उसके हिसाब से जो वो सोचता है करता है वही सब सही है। अक्सर बाद में अपनी ही बात पर उसे गुस्सा भी आता, क्यों हर बात में इतना जल्दबाजी करता है। आखिरकार वक्त ने उसे स्वयं भी सिखा दिया, पर उसके जो कीमत चुकाई उसने सारी जिंदगी उसका मलाल लिए रहता अगर अमृता उसे नहीं मिलती। और शायद अब भी रहे पर उसे माफी कमा कर अपने अपराध बोध से कुछ तो मुक्त होगा। और अपनी यदि जिंदगी ने मेहरबानी की तो शायद वो कुछ सा अधूरा सा रह गया तो वो पूरा हो जाए। हाँ, ये मुश्किल है पर कोशिश से मुमकिन हो सकता है। अमृता हमेशा से कठोरता का खोल पहने ही रही और आज शायद ने उसे सच में कठोर बना दिया। पर इनके बावजूद उसका दिल आज भी उतना ही कोमल है जो उसकी आंखों में झलकता है।
जो दो टूक बातें वो बोल जाती है और जो सुनने में बेहद जहरीले तो लगते हैं पर साथ ही उसके दर्द की गहराई भी बता जाते हैं। सालों से उसने मन में न जाने कितने चोट छिपा कर रखे हैं जिनकी टीस उसे महसूस होती होगी। वो दर्द बाहर आएंगे तो अमृता का मन जरूर कोमल हो जाएगा और यह काम सिर्फ राजवीर कर सकता है। अमृता कितने भी कठोर बन ले पर राजवीर के सामने से एक खोल को पहने रखना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। कमजोर पड़ने लगती है पहले भी और अब भी। एक कोशिश तो राजवीर को करनी ही होगी, उसके मन में क्रोध बाहर निकाल सके। बिना कोशिश वो पीछे नहीं हट सकता क्योंकि ये जो भी हालात दिख रहे हैं वहां अमृता की चाहत से ज्यादा जरूरत है कि उन दोनों का एक दूसरे को भी और बच्चों को भी। कैसे भी करके राजवीर को उसके मन में दर्द और गुस्सा बाहर निकालना ही होगा, वही कर सकता है। एक बार पहले भी तो किया था। हाँ, इस बार पहले से शायद थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो, आसान भी हो सकता है क्योंकि अब वो एक माँ है और जिसके लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं। इन्हीं विचारों में डूबता हुआ उभरता हुआ राजवीर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी यादें ताजा होती जा रही थी। 7 साल पहले क्या हुआ था वो एकदम से उसके दिमाग में आ गया। वीडियो क्लिप वाले इंसिडेंट के बाद ही अमृता ने राजवीर से दूरी बना ली थी। हालांकि राजवीर अपनी बेगुनाही साबित कर चुका था कि अमृता के प्रति अपनी भावनाओं की सच्चाई पर भी अमृता ने उसी तरह वापस से कदम नहीं बढ़ाया। राजवीर ने उसे कह दिया कि वो नहीं चाहती तो कभी उसके पास नहीं आएगा और सच में वो नहीं आया। कई दिन बीत चुके थे पर अमृता ने उसे नहीं देखा था। कॉलेज आना तो बंद हो चुका था पर वो अमृता को देखने के लिए वहां तक नहीं आता था और जब से अमृता को वादा करके गया था तब से वो दिखा नहीं था। अमृता के मन में आता कि एक बार ध्रुवी से उसकी खोज खबर ले ले। फिर वही राजवीर इस बात को अपने प्रति अमृता का झुकाव न समझे, अपने विचारों को वापस मन में कैद कर लेती। ऐसा नहीं था कि उसने राजवीर पर अविश्वास था, मगर फिर भी उसे दूर रहना चाहती थी। बेशक से जो भी हुआ राजवीर ने नहीं किया पर हुआ तो राजवीर की वजह से ही। फिर उस वीडियो के बाद उस पर पड़ने वाली ओछी नजर और भद्दे कमेंट्स को चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। कैसे कर ले उस पर वापस से यकीन। उस पर यकीन कर भी ले तो इसका क्या भरोसा कि आगे कुछ ऐसा नहीं होगा। बनुबा उसके लिए जिस तरह जुनून रखती थी और एक बार उसे किडनैप करवाने की कोशिश कर चुकी थी। ये सब उसी ने किया हो या फिर राजवीर के घर वाले, वो भी तो बनुबा को ही चाहते हैं। अमृता जैसे मामूली लड़की को वो अपने घर की बहू कभी नहीं स्वीकारेंगे। सही भी है, दोनों की जीवन शैली में आसमान और जमीन का फर्क है। अमृता भी उनके जीवन शैली को शायद ही अपना पाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि उन लोगों को शर्मिंदगी हो। पहले ही अपने जीवन में हर पल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती आई है, फिर से एक नई लड़ाई नहीं कर सकती। उसने तय कर लिया कि अपने लक्ष्य पर ध्यान देगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर एक सीधी सादी जिंदगी जिएगी। अकेली, न किसी को कोई उम्मीद नहीं लगाएगी, न ही खुद किसी की उम्मीद बनेगी। पर जीवन चक्र की पहिया किसी भी इंसान को खुद की मर्जी से कब घुमाता है? जो उसकी मर्जी से घूमता है। उसकी जिंदगी का पहिया तो घूम चुका था, जिसे अपना खेल रचा जा चुका था। कहाँ खोई है? कब से आवाज दे रही हूँ? रूह ने अमृता को झकझोरा तो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर आ गया, चल। रूह ने कहा। अमृता को बाहर देखा। टैक्सी एक पुरानी सी हवेली के बाहर रुकी थी। अमृता बाहर आई और सब देखने लगी। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा छोटा सा कस्बा बेहद खूबसूरत लग रहा था। पूरे रास्ते से अमृता अपने ख्यालों में खोई थी और इस जगह की खूबसूरती तो देख नहीं पाई। यार रूह, तेरा घर तो बड़ा शानदार है, तूने कभी बताया नहीं, रिया ने कहा। क्योंकि मैं भी यहाँ दूसरी बार आ रही हूँ और मैं यहाँ नहीं रहती। मतलब? ये हमारा पुश्तैनी घर है। दादाजी की इच्छा थी कि दी की शादी यही गांव वाले घर से हो, तो इसलिए। रिया मुस्कुराकर सब और देखने लगी और अपना फोन निकालकर पिक्चर क्लिक करने लगी। ओ हीरोइन, अभी से 10 दिन यही है और इससे भी अच्छे नज़ारे दिखाऊंगी। करते रहना पिक्चर क्लिक, लेकिन अभी अंदर चलो। रू ने कहा तो अमृता हल्के से मुस्कुराई और अपना सामान उठाने लगी। तभी एक हाथ ने उसके हाथ से बैग ले लिया और आवाज कान से टकराई। आप रहने दीजिए, मैं ले लेता हूं, अमृता ने चौंक कर कहा। यह मेरा कजिन है, रेहान, रू ने कहा और सबका परिचय करवाया। ड्राइवर के साथ रेहान ने सब सामान लिखवाकर आगे बढ़ गया। अमृता और बाकी सब उसके अंदर आए। रू के घर वालों ने उसे बहुत खुश होकर स्वागत किया। परिवार और परिवार का प्यार क्या होता है ये चंद घंटों में अमृता ने देखा था, पर यह सब भगवान उसकी किस्मत में लिखना भूल गए थे। पर यह सोच कर कि वो दुखी नहीं होना चाहती थी। जो पल मिले थे उसे संजोग कर उसमें खुश रहना चाहती थी। पूरी गर्मजोशी के साथ वो सब छोटे बड़े कामों में हाथ बटा रही थी।
बहुत कम समय के बाद रूह का परिवार पूरा एक साथ जमा हुआ था। कितने वक्त से सब एक दूसरे से मिले तक नहीं थे, यहाँ आकर मिलना हुआ, जिससे सब बहुत खुश थे। सब के सब बहुत ही मिलनसार थे, जिससे एक बार भी अमृता को अनजाना माहौल महसूस नहीं हो रहा था। किसी से जल्दी ठीक से बात न करने वाली वो वहां सबके साथ हंसने मुस्कुराने लगी थी। रोज शाम को घर के बड़े से आंगन में जमावड़ा लगता और हंसी ठहाकों का पूरा माहौल गूंज उठता। कई बार तो बातें करते पुराने समय को याद करते हुए आधी रात कैसे हो जाती पता ही नहीं चलता। बड़ों की बातें सुनते सुनते सब वहीं पर ढेर होने लगती। अमृता के लिए सब बहुत नया सा था, तो वो एक लम्हा जी रही थी। रू और उसके कजिन को ऊँगते देखकर वो हैरानी होती, तो कैसे इस तरह कर सकते हैं। शायद से यही प्रकृति है, जिसके पास जो होता है उसे उसका मूल्य नहीं पता, जिसके पास नहीं होता तो उसके लिए लालची होते हैं। अमृता भी इन पलों और रिश्तों के लिए लालची हो रही थी। वो जानती थी कि यह सुख उसके नसीब में कभी नहीं हो सकते, इसलिए जितना भी पल यहाँ मिल रहा था उसे अपनी यादों में समेट कर रख लेना चाहती थी। देखते देखते 5 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब विवाह की रस्में भी शुरू हो गई थी। जो लोग बचे थे वो भी आने लगे थे। आज हल्दी की रस्म हुई थी। सब थके हुए थे, पर दादाजी के फरमान के अनुसार सब आंगन में एकत्रित हो गई। सबके कहने पर तो आज दादाजी इस हवेली में पहली शादी यानी अपनी शादी के बारे में बता रहे थे। सब बड़ी उत्सुकता से उन्हें सुन रहे थे। दादाजी के जाने के बाद दादाजी के हर जिक्र में उनकी आंखों और हाव भाव में मौजूद थी। अमृता खोई से उन्हें देख रही थी। यादों के नाम पर उसने अपनी माँ की आंखों से छलकते आंसू ही देखे थे। यादें इतनी खुशनुमा होती है, ये पहली बार देख रही थी। सब सो गए। तुम्हें नींद नहीं आई बेटा? दादाजी की आवाज पर अमृता ने अपने आसपास देखा तो वहां लगे गद्दों पर सब जैसे के जैसे लुढ़क पड़े थे। अमृता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोली, सब थक गए होंगे, तुम नहीं थकी? दादाजी ने पूछा। आपकी बात सुनना इतना अच्छा लग रहा है कि थकान मुझे महसूस ही नहीं हुई। दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? उसके सवाल पर अमृता की मुस्कान जाती रही और धीरे से बोली, मेरा कोई नहीं है दादाजी। ऐसे कैसे कोई नहीं है? हम सब है ना आपका परिवार, रेहान ने आते हुए कहा। अमृता ने चौंक कर कहा, मैंने ठीक कहा ना नाना जी? बिल्कुल, हमारे लिए तुम भी रूह के जैसी ही हो। आज के बाद ये मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है। हम हैं तुम्हारे अपने। दादाजी ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। अमृता ने उस स्पर्श में बहुत ही अपनापन महसूस किया था। और मुझे तो लगता है कि तुम ही सबसे ज्यादा मेरी अपनी हो। देखो ना, सब में सिर्फ तुम ही हो जो मेरी बात सुनने के लिए जाग रही हो। गलत नाना जी, मैं भी तो जाग रहा था। फिर चाय पीने का मन हुआ तो सब सो रहे हैं तो हम तीनों के लिए खुद ही बना लाया। रेहान ने बैठते हुए ट्रे बीच में रख दिया। नहीं बेटा, मैं भी थक गया हूं और नींद आ रही है, तो मैं चला सोने, तुम लोग पियो। कहकर दादाजी उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रेहान ने चाय का कप अमृता की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बिना पूछे बना लाया, आप पियोगी या नहीं? अमृता ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर चाय का कप ले लिया। आप बहुत ज्यादा ही रिजर्व रहती हैं, कुछ खास वजह? रेहान ने चाय का सिप लेते हुए पूछा। अमृता ने उसकी तरफ देखा और बोली, जवाब भी तो आपने ही दे दिया। रिजर्व रहती हूँ, फिर वजह कैसे बता दूं? रेहान हंस पड़ा और बोला, टू गुड, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। पर हंसने बोलने में इतनी कंजूसी अच्छी नहीं। छोटी सी जिंदगी है, खुद की बंदिशें में बांध कर नहीं, खोलकर एंजॉय करते हुए जीना चाहिए। अमृता हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, अपना अपना तजुर्बा है। किसी की जिंदगी छोटी लगती है तो किसी को सदियों सी लंबी। इस दुनिया में लोगों को अपनी सुनाना पसंद है, कोई किसी को सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान कुछ लोगों को यहाँ सिर्फ सुनने के लिए भेजते हैं, और उन्हीं में से मैं हूँ। अमृता की बात सुनकर रेहान ने कुछ पल उन्हें देखा और बोला, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो कम बोलते हैं वो जब भी बोलते हैं तो क्या ही बोलते हैं। अमृता ने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। कभी कभी सुनना छोड़कर सुनना कर देखिए, जहां में कोई तो होगा जो आपको सुनना पसंद करे। रेहान ने कहा और अमृता को अब भी अपनी तरफ उसी तरह देखता हुआ बोला, जाकर सो जाइए, गुड नाइट। कहकर उसके हाथ से कप लेकर चला गया। क्या यहाँ पर रेहान और अमृता की दोस्ती हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदें के 43वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अमृता की बात सुनकर रेहान ने कुछ पल उसे देखा और बोला, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो कम बोलते हैं वो जब भी बोलते हैं क्या ही बोलते हैं। अमृता ने प्रश्न सूचक दृष्टि से कहा। उसने हाथ से कप ले लिया और वहां से उसको गुड नाइट बोलकर चला गया। अगले दिन सुबह से ही घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। आजकल के समय में जहां परिवार छोटे होते जा रहे हैं, वहां इस परिवार को देखकर इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। सब एक दूसरे संग मिलकर सारे काम निपटा रहे थे।
खुशियां मिलजुल कर बांटने में सच में दोगुनी हो जाती है। ये इस परिवार को देखकर समझ आ रहा था। रोग इतनी केयरिंग और लविंग है कि उसका कारण उसका परिवार ही है जिसने ये सब सिखाया है उसे। रूह को बचपन से ही भर भर कर प्यार और खुशियां मिली तो वो वही बांटती। दूसरी तरफ अमृता को ये सब सपने में भी नहीं मिला तो ऐसी थी। डर लगता है कि उसे किसी से जुड़ने से कहीं वो उससे दूर हो गया तो। इस हंसी खुशी के माहौल में भी इन बातों को सोचते हुए अमृता को राजवीर का ख्याल आया और चेहरे पर उदासी ठहर गई। उसी समय सबके हंसने की आवाज उसके कानों में पड़ी जिसने उसका ध्यान खींचा। अमृता ने देखा कि बड़े से आंगन में बने शादी के पंडाल के उसके साथ सजावट हो रही है और ये ठहाकों की आवाज वहीं से आ रही थी। जो किस्मत में नहीं उसके बारे में सोचना ही नहीं उसके ख्वाब सजाने हैं। ये सोचकर अमृता ने अपना सर झटका और चाय का ट्रे लेकर सबको देते हुए उस तरफ आ गई। अभी भी सब हंस रहे थे। क्या हुआ? अमृता ने पूछा। तू कहाँ थी यार? यहाँ क्या मस्त सीन हुआ है? रिया ने उसके पास आकर कहा। मैं आंटी की मदद कर रही थी पर ऐसा भी क्या हुआ? अमृता ने सबकी तरफ चाय बढ़ाते हुए बोली। अरे कुछ नहीं, हम सब अपनी दादू के बारे में सुन रहे थे क्योंकि कल तो आधे में सो गए तो रेहान भाई बता रहे कि उसी समय ये छोटू अपनी साइकिल से सैर करते हुए उनसे टकरा गई। वो संभल नहीं पाए और गिर गई। बचने के चक्कर में एक दूसरे को पकड़ने में बाकी सब भी। अमृता हल्के से मुस्कुराई और बोली। चोट तो नहीं लगी किसी को? चलो कोई तो है जिसे इसकी चिंता है, वरना बाकी तो सबको किसी को गिरा देखकर हंसने में मजा आता है। रेहान ने ट्रे में आखिरी बचा कप उठाते हुए कहा। आपने लिया कि नहीं? ये नहीं, आप ले लीजिए, मैं और लेकर आती हूँ, बाहर भी देना है। पर आपको ये सब करने की क्या जरूरत? घर में इतने लोग हैं और नौकर भी हैं। आप मेहमान हैं तो शादी एंजॉय कीजिए। जरूरत तो कई बार इंसानों की भी नहीं होती, पर वो होते हैं ना। अमृता ने कहा तो रेहान ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। मैं आती हूँ, कहकर अमृता वहां से चली गई। क्या हुआ भाई? रू ने रेहान से पूछा जो अमृता को जाते हुए देख रहा था। ये तेरी दोस्त कुछ अजीब ही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें करती है। ये ऐसी ही है, कभी कभी तो इसकी बातें मुझे भी नहीं समझ में आती। रू ने कहा तो दोनों हंस दिए। थोड़ी देर बाद रू के घर में एक बाहर गाड़ी आकर रुकी। रू को खबर मिली कि वो चहकते हुए बोली। लगता है ध्रुवी आ गई। ध्रुवी? तुमने बताया नहीं कि उसे भी बुलाए है? अमृता ने कहा। अरे वो फ्रेंड है तो मेरी तो बुलाना तो था ही। पहले तो मना कर दिया उसने, फिर कल फोन आया कि वो आ रही है, कहकर वो बाहर जाने लगी। पर तभी ध्रुवी भागते हुए उसके पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ही खुशी से चहकी। बहुत अच्छा लगा कि तुम आई। तुमने मना किया तो लगा नहीं आएगी। यार माँ ने मना कर दिया पर मैंने मना लिया। अच्छा किया। ध्रुवी की नजर अमृता पर पड़ी। पिछले कुछ समय से अमृता उसे कटने लगी थी। ध्रुवी को बहुत अखरता था पर उसने कोई शिकायत नहीं की क्योंकि जो भी अमृता के साथ हुआ उसके बाद ये रवैया सही था। आखिर वो राजवीर की बहन तो थी और आज भी अमृता के चेहरे पर उसे देखकर कोई खुशी नजर नहीं आई थी। कैसी हो? अच्छा किया आ गई। अमृता ने उसे अपनी तरफ देखता देखकर हल्के से मुस्कुरा कर कहा। ध्रुवी ने उसे देखा और आकर उसे गले लगाकर बोली। खुद महसूस कर लो और मैं कैसी हूँ और मुझे कितनी खुशी हो रही है यहाँ आकर। अमृता ने हल्के से उसे अलग किया और बोली। अंदर चलकर फ्रेश हो लो, फिर बात करते हैं, कहकर वो जाने के लिए मुड़ी। तभी चलते हुए उसके कदम ठहर गई। सामने राजवीर खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने वापस से उस तरफ घूम कर देखा। राजवीर ही तो था जो उसकी तरफ देख रहा था, पर अमृता ने देखते ही अपनी नजरें हटा ली। राजवीर सर भी आए हैं? रू ने पूछा। हाँ, जभी तो माँ ने इजाजत दी, नहीं तो मान ही नहीं रही थी कि अकेले नहीं जाएगी। भाई को तो तैयार किया तब जाकर माँ मानी। इनको मनाने भी मेरी जान निकल गई। ध्रुवी ने कहा। आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना। रू ने कहा तो राजवीर हल्के से मुस्कुराया और उसके पास आकर बोला। कांग्रेस बहन की शादी के लिए। सॉरी, बिन बुराए आ गया। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए। उससे भी ज्यादा मुझे, रिया ने कहा और उनके पास आकर सबसे मिली। सब आपस में बातें करने लगे थे। कुछ दूर खड़ी अमृता उस सब को देख रही थी। राजवीर को देख हमेशा की तरह उसके दिल में हलचल थी, पर आज उससे ज्यादा वो बेचैन हो रही थी। राजवीर ने उसकी तरफ दोबारा पलट कर नहीं देखा और न ही उससे मिला। बहुत वक्त बाद देख रही थी वो उसे। पहले के मुकाबले बहुत शांत संजीदा दिख रहा था। फिर सबके सामने बन रहा था या पता नहीं। चेहरे की रंगत भी फीकी पड़ गई थी और हंसी की बनावट सी लग रही थी। अमृता की नजर ऊपर ही ठहरी थी, पर राजवीर ने एक बार भी उसकी ओर नजर नहीं उठाई। सब अंदर की ओर बढ़े तभी राजवीर उसके पास से गुजरा, फिर भी उसे नहीं देखा और उल्टा अपनी आंखों पर गोगल्स चढ़ा लिए। सब आगे बढ़ गए। अमृता वहीं पर खड़ी रही। रिया ने उसे आवाज दिया तो उसके विचारों पर विराम लग गया।
और वो उसके पीछे चलने लगी। सीढ़ियों के पास आकर राजवीर रुका और अपने जूतों की लेस बांधने लगा। अमृता के पास आते ही धीरे से बोला, आना नहीं चाहता था पर ध्रुवी के लिए आना पड़ा। तुम बिल्कुल भी ऑकवर्ड मत होना, मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं ये दूरी कायम रखूंगा। कहकर वो उठा और आगे बढ़ गया। उसके बाद सुनकर अमृता आगे नहीं बढ़ सकी। राजवीर का उसे न देखना और ये कहना उसे दूर रहेगा उसे चुभ सा गया। वो यही तो चाहती थी कि फिर ऐसा हो रहा है तो ये चुभन क्यों। अमृता ने खुद को कठोर किया और वापस घूमकर दूसरी तरफ चल दी। आज शाम भी आंगन में जमावड़ा लगा था और हमेशा की तरह सबने साथ मिलकर खाना खाया। गांव के परिवेश में और वहां का रहन सहन राजवीर और ध्रुवी के लिए बहुत नया था, पर यह सब अच्छा लग रहा था। और अपने घर के बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठकर इस तरह से व्यंजन खाने में भी तो स्वाद और तृप्ति कभी नहीं मिलती जो यहाँ सब साथ जमीन पर बैठकर पत्तल के साधारण से दाल चावल मिला के खाया था। खाने के बाद सब आंगन में लगे गद्दों पर आकर अपनी अपनी जगह पर पकड़ ली। आज कुछ और लोग भी आए थे और सब शामिल हो गए। कल का दिन फ्री था, अगले दिन 2 दिन शादी और दूसरी रस्मों में बिजी थे, तो जो भी जहां लोग आए थे कल सबको घुमाने का प्लान बना और कहां कहां जाना था उनकी लिस्ट बनने लगी। अमृता दादी के पास बैठी थी और उन्हीं के पास रू की बहन और रेहान। रू की दीदी कल घूमने न जाने पर अपना अफसोस जता रही थी और कोशिश कर रही थी कि दादी से इजाजत मिल जाए, पर दादी अड़ग थी। उनके हर तरीके फेल हो रहे थे जिसे उनके पास बैठे सब हंस रहे थे, जिनमें अमृता भी शामिल थी। सामने दूसरी तरफ रिया और ध्रुवी के पास बैठे राजवीर की नजर अमृता पर ठहरी। उसे ऐसे हंसते देखना उसके लिए हैरानी का सबब था, पर उससे भी ज्यादा उसे रेहान के साथ हंसना पसंद नहीं आ रहा था। उस पर उसके यहाँ आते ही अमृता का उठकर वहां से चला जाना अखर रहा था। ये लड़का कौन है? राजवीर ने रिया से पूछा। रू का कजिन। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, राजवीर ने कहा। रू सबके लिए मिलकर प्लान बना लिया था और सभी को घुमाने की जिम्मेदारी दादाजी ने रेहान और उसके छोटे भाई के बेटे को सौंपी थी जो रेहान की उम्र का ही था। सब तय करने के बाद सबने अंताक्षरी खेलने का समय तय किया और टीम बनाकर शुरू हो गई। अमृता खुद को रोक तो रही थी पर भी नजर राजवीर की तरफ चली जाती। वहीं राजवीर खुद को मजबूत कर रहा था कि अमृता की तरफ न देखे, पर नजर मानने को तैयार नहीं थी। उसने आंखों पर गूगल्स चढ़ा लिए और जिसे देखकर रिया ने चौंकते हुए कहा, क्या सर, रात के समय ये गूगल्स? यूं कहकर राजवीर चुप हो गया क्योंकि सबकी नजर उसकी तरफ उठ गई थी। आते वक्त भाई की आंखों में धूल चली गई थी, शायद इसलिए एलर्जी हो गई। सर समझते हुए ध्रुवी ने कहा, अरे तो बताना था ना, दवाई आ जाती। रू की मां ने कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं थी। ध्रुवी ने कहा। सबने वापस गेम में आ गए थे। सर आप क्यों चुप क्यों हैं, कुछ गाइए ना। रू ने कहा, सब गा तो रहे हैं, आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्या? यह किसने कह दिया तुम्हें? किसी ने नहीं, बस आपको देखकर ऐसा लगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राजवीर ने कहा। ऐसा नहीं है तो फिर कुछ सुना दीजिए ना, है ना, कोई शेर ही। रिया ने कहा। राजवीर जिसकी नजर अमृता पर ही थी, जिसके पास रेहान का बैठना और दोनों का हंसना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन हो रहा था कि वहां से चला जाए पर सबको बुरा लगता, इसलिए वहीं पर बैठा रहा। सुना दीजिए ना। रू बता रही थी कि आपको शायरी करने का शौक है और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। रू की बहन ने कहा तो राजवीर ने एक नजर अमृता को देखा और बोला, जाने क्या कमी है इश्क में मेरे, जो उन्हें हम पर विश्वास नहीं। सबकी अहमियत है उनकी नजरों में, बस एक हम ही हैं जो कुछ खास नहीं। यह उनकी अदा है, हर घड़ी हमें पराया कर देती है, मगर हम कैसे बयान करें हाल दिल अपना। हमें तो उन हवाओं से भी जलन है जो उन्हें छूकर गुजरती है। वाह क्या बात है, सबने एक साथ ताली बजा दी। वहीं अमृता की नजर उस पर ठहर गई। नजर तो दोनों ही एक दूसरे पर थी, फर्क इतना कि अमृता को पता नहीं था कि क्योंकि राजवीर की आंखों पर काला चश्मा था। अमृता स्वीट्स लो, रू की दादी ने कहा तो अमृता ने राजवीर से अपनी नजर हटाई। जी। मिठाई लो, सबके लिए मंगवाई थी। नहीं मुझे नहीं खाना, अमृता ने कहा। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना, एक से मोटे नहीं हो जाएंगे आप, कहते हुए रेहान ने बॉल से उसके हाथ में थमा दिया। अमृता ने उसकी तरफ देखा। सब खा रहे हैं, आप अकेले नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, रेहान ने कहा। अमृता ने हल्के से मुस्कुरा दिया और खाने लगी। राजवीर ने देखा तो चुपचाप वहां से उठकर चला गया। क्या राजवीर अपने काम गया था या फिर वो उससे नाराज होकर चला गया था? क्या उसे बहुत गुस्सा आ रहा था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 44वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना,
एक से मोटी नहीं हो जाएंगी आप। कहते हुए रेहान ने बॉल से उसके हाथ में थमा दिया और अमृता ने उसकी तरफ देखा। सब खा रहे हैं, आप अकेले नहीं खाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, रेहान ने कहा। अमृता हल्के से मुस्कुरा दी और उस खाने लगी। राजवीर ने देखा तो चुपचाप वहां से उठकर चला गया। अगले दिन सबके घूमने का प्लान था तो सुबह सुबह ही सब रेडी हो गए। कई लोग तो थे, एक मिनी बस बुक की गई थी सबको घुमाने के लिए। सब आकर बैठे। अमृता रू के साथ बैठी थी, रिया, ध्रुवी और रू की कजिन एक साथ। रेहान और नीरज, जिन्हें सबका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मिली थी, सबको सही से बैठाकर अपने लिए जगह देखने लगे। नीरज ड्राइवर के पास की जगह पर बैठ गया। रेहान ने इधर उधर देखा, पीछे की सीट पर राजवीर के पास जगह खाली थी। वो आकर वहीं पर बैठ गया और उसको हेलो बोला। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर वापस से अपने फोन में लग गया। रू के सभी दोस्त लगता है एक जैसे ही हैं, रेहान ने कहा। मतलब सब अपने में ही रहते हैं, बोलने से परहेज रहता है उन्हें। किसकी बात कर रहे हो? राजवीर की आंखें उस पर जम गई। तुम्हारी और रेहान की निगाह पर जो अमृता के जाकर ठहरी थी कि वो 2 सीट आगे बैठी थी, उसे देखते हुए राजवीर ने पूछा। और अमृता बहुत ही अलग सी है, एक हफ्ते से यहाँ पर समझ नहीं आई। तो समझना ही क्यों है, अपने से काम रखो ना। राजवीर को गुस्सा तो आ रहा था पर इस वक्त उसे जब्त करके बोला। रेहान ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा कर बोला, तुम भी उसी कैटेगरी के हो, कल से आए हो पर जब भी देखा है चुपचाप ही देखा है। हाँ, कल ही तुम्हारी शायरी अच्छी थी, यूं ही थी क्या कही थी किसी के लिए? अमृता के लिए कही थी। प्यार करता हूं उससे और तुम्हें उसके साथ देखकर दिल जल रहा था मेरा। मन किया सर फोड़ दूं तुम्हारा। राजवीर ने उसे घूरते हुए मन ही मन कहा और वापस से मोबाइल में ध्यान लगा लिया। रेहान ने अपना कंधा उचकाया और फिर कोई बात नहीं की। एक एक करके वहां से सभी दार्शनिक स्थल घुमाते हुए सब एक ढाबे पर रुके जहां सबने लंच किया। इस सफर के दौरान अमृता और राजवीर का ध्यान बेशक एक दूसरे पर था पर दोनों ने एक दूसरे से कटे कटे थे। अमृता का ठीक है, वो हमेशा से ऐसे ही रही है, पर राजवीर को यह रूखापन अमृता को अखर रहा था। वहीं इस ट्रिप के दौरान रेहान का अमृता के आसपास भी होना राजवीर को पसंद नहीं आ रहा था। उसका मन तो हो रहा था कि यहीं किसी पहाड़ी से धक्का दे देकर रेहान को पर खुद को जब्त किए उसके साथ घूम रहा था। आंखों पर काला चश्मा लगाए उसकी नजरें अमृता पर जमी रहती। जब भी रेहान उसे आसपास होता और जब भी अमृता उसके साथ मुस्कुराती, उसका दिल जल उठता था। गुस्सा भी आ रहा पर अमृता पर। ऐसे तो किसी से बात भी नहीं करती, पर रेहान के साथ हंस भी रही है। लंच के बाद वापस सब आकर बैठे। राजवीर के पास बलबीर जी का फोन आ गया तो वो एक तरफ होकर बात करने लगा। जब तक आया तो उसकी सीट पर कोई बैठ गया था। उसने इधर उधर देखा, एक सीट खाली थी तो वो विंडो के साथ बैठ गया। अमृता और रू उसके साथ आई। ध्रुवी ने उन्हें देखा तो कुछ सोचते हुए रू को पकड़कर अपने पास बैठा लिया। हर समय इसके साथ ही घूमती रहती हो, थोड़ा समय हमें भी तो मिलना चाहिए। अमृता उसकी बात पर मुस्कुरा दी। राजवीर के पास सीट खाली थी। हिचकिचाहट तो हुई पर राजवीर की बेरुखी भी उसे अखर रही थी। वो जाकर वहां खड़ी हुई तो बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। राजवीर विंडो के बाहर देख रहा था। अमृता अपनी उधेड़ बुन में लगी थी, बैठे या ना बैठे। तभी बस स्टार्ट हुई। अमृता तैयार नहीं थी, तो झटके के कारण वो संभल नहीं पाई और राजवीर के ऊपर आ गिरी। राजवीर ने चौंक कर गर्दन उठाया। दोनों की नजरें उलझी और लब खामोश ही रही। लगी तो नहीं। कुछ देर बाद रू का आवाज ने उन दोनों का वर्तमान स्थिति में भान कराया। अमृता ने खुद को संभाला और बिना जवाब दिए सीट पर बैठ गई। धड़कनों का शोर बढ़ चुका था पर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर शांत बैठे थे। पास होने से एक सुकून मिल रहा था, वहीं दूरी कायम करते हुए एक बेचैनी भी हो रही थी। दोनों की हालात एक सी ही थी। राजवीर खुद को जब्त किए बैठा था और उसके लिए अमृता का पास बैठना उसे बहुत सुख था। उसे भी मुश्किल था अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। वहीं अमृता के लिए वही स्थिति थी। वो राजवीर से दूर तो रहना चाहती पर वो खुद के दिल पर जोर नहीं था। कितना भी खुद को रोक ले पर प्यार तो कर बैठी थी। न चाहते हुए भी उसकी नजर हर पल उसे ढूंढती थी। जब दिख जाता तो बार बार उसे देखने लगती। उसे इनकार तो था पर वो खुद को जानती थी और उसका ये इनकार कितना खोखला था। और उस पर से जब राजवीर उसके पीछे आता रहा तो फिर से खुद को कठोर कर लेती थी। जब से उसने उसे दूरी बनाना शुरू कर दी तब से वो उसके अपने दिल से हारने लगी थी। जिसे पास नहीं आने देना चाहती थी उसी का दूर जाना उसे तकलीफ दे रहा था। कनखियों से बार बार उसे देख रही थी पर राजवीर की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं देखा पर उसे बुरा लग रहा था। एकदम से वो कैसे इतना विमुख हो गया उससे। कैसे बताए कि उसे प्यार तो है पर उसे स्वीकारने में डर लग रहा है। घूंघट बनाए कितने धनी चुनर से, कितना छुपा मैं तेरी पहली नजर से। पहली नजर ने मेरा हाल वो किया, जान छुड़ा ली मैंने दिल दे दिया। बस में गाना चल रहा था।
जिसे सुनकर अमृता की नजर राजवीर पर चली गई। राजवीर को जब ये महसूस कर रहा था, बिना अमृता की तरफ देखकर बोला, एक्सक्यूज मी, रास्ता दोगी? अमृता ने असमझ में उसे देखा और राजवीर उठ खड़ा हुआ और अमृता के से पीछे होने का इशारा किया। अमृता पीछे हट गई तो वो निकल कर इधर उधर देखने लगा, फिर रिया से सीट चेंज कर ली। अमृता को ये बहुत चुभा, पर क्या कहती, ये दूरी भी तो उसी ने बनाई थी। 1 घंटे के सफर के बाद सब अगले स्पॉट पर पहुंचे। सब बस से बाहर आए। वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था, जो कि शाम के आगमन पर और भी मनोरम लग रहा था। यहाँ से आगे पैदल चलना होगा, गाड़ियां नहीं जाती क्योंकि चढ़ाई है और रास्ता बहुत संकीर्ण है। ऊपर हमारी कुल देवी का मंदिर है, उसके पास ही बहुत खूबसूरत झरना भी है। वहां से आसपास का इलाका और भी मनोरम दिखेगा, रेहान ने कहा और जल्दी जल्दी से सबको आगे बढ़ने के लिए कहा ताकि समय से आकर वापस जा सके। फिर बस से घर लौटने में अभी 1 घंटे का ऊपर से समय लगने वाला ही था। सब लोग आगे बढ़ गए। राजवीर पीछे चल रहा था क्योंकि अमृता सबके साथ थी तो उसे दूरी बनाए रखे हुए था। कुछ समय बाद सब अपने लक्ष्य पर पहुंचे। मंदिर में दर्शन करने के बाद सब वहां पर प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने लगे। सब वहां पर हर तरह की पिक ले रहे थे। अमृता ने इन सब का शौक नहीं था, वो एक और खड़ी नजारों को अपनी आंखों में भर रही थी। ऊंचाई होने के कारण हल्की ठंड भी हो रही थी वहां। अमृता अपने दुपट्टे को अपने इर्द गिर्द लपेट कर अपने हाथ बांधने झरने के पार खड़ी आकर हो गई। पहाड़ी से गिरने पर झरने का शोर हो रहा था, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ ही हल्के हल्के बूंदों की फुहार चेहरे पर आ रही थी, जो चेहरे पर मुस्कान ले आ रही थी। अमृता उनमें से ही थी जिन्हें दुख हो या खुशी खुद में ही बांटना पसंद था। राजवीर की नजर उसी पर थी और वो दूर ही खड़ा रहा। इधर रेहान ने देखा अमृता अकेली बैठी है, बाकी सब अपनी तस्वीर लेने में लगे हुए हैं। आप नहीं ले रही तस्वीर? रेहान की आवाज अमृता के उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं। राजवीर ने रेहान को अमृता के पास खड़ा देखा तो वहां से हटकर दूसरी ओर चला गया। वहीं अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया और सामने देखने लगी तो कुछ देर रेहान वहीं खड़ा रहा और फिर वहां से चला गया। कुछ देर के बाद अमृता ने सबकी तरफ देखा। सब आपस में बहुत खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। अमृता जल्दी इन सब में शामिल नहीं हो पाती थी। टहलते हुए दूसरी ओर चली गई। उसे राजवीर दिखा जो एक और खड़ा सेल्फी ले रहा था। अमृता रुक कर उसे देखने लगी। राजवीर अपने ही धुन में था और अलग अलग चेहरा बनाकर पिक्स ले रहा था, जिसे देखकर अमृता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे ही तो है राजवीर, बचपन से भरा मस्त मोला, पर कल से जो सामने है वो कोई और ही है। ये सब अमृता के कारण हुआ जो वो इतना बदल गया। सोचकर ही उसकी आंखों में नमी आ गई और वो उसे उसने देखा तो पीछे कदम बढ़ाते हुए खाई के किनारे पहुंच गया था। एक कदम भी पीछे लिया तो नीचे गिर जाएगा। अमृता भागकर उसके पास आई और बाहां पकड़कर उसे खींच लिया। दिमाग खराब है या दिखाई नहीं देता, या आज भी नशा कर रखा है? राजवीर ने देखा अमृता की आंखों में डर और गुस्सा दोनों ही थे। घबराहट उसके चेहरे पर दिख रही थी। घबरा कर वो तो गया था और एक पल वो अमृता को देखकर उसका ध्यान उसी की तरफ चला गया। कितने समय के बाद बात की थी उसने? सुनाई भी नहीं दे रहा क्या? तस्वीर लेने में इतना खो गए कि पीछे इतनी बड़ी खाई नहीं दिखी। जरा सी चूक होती तो इन्हीं तस्वीरों में टंग जाती। राजवीर कुछ नहीं बोला, बस उसे ही देखता रहा। उसे चुप देखकर अमृता का गुस्सा बढ़ गया और वो बोली, मुंह में दही जमा रखी है क्या? बोलते क्यों नहीं? सोचा है कि अगर गिर जाते तो आपकी फैमिली को कैसा लगता? सह पाते वो दुख? उनकी छोड़ो, तुम्हें कैसा लगता? उसके सवाल पर अमृता की भवें इकट्ठी हो गई। बोलो, अब तुमने दही जमा ली मुंह में। गिर जाता तो मर जाता, तुम्हें क्या? तुम्हें कौन सा मुझसे प्यार है या है? राजवीर ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। बोलो अमृता, प्यार है या नहीं? राजवीर उसके पास आ गया। अमृता का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उस पर राजवीर की यह बात उसे और भी धक्का दे दिया और बोली, नहीं है और कभी होगा भी नहीं। झूठ झूठ बोल रही हो। प्यार नहीं है तो इतनी फिक्र क्यों है? गिर जाने देती। क्यों इतना डर गई? क्यों इतना गुस्सा आया तुम्हें? बोलो। फिक्र आपकी नहीं, आपके घर वालों की है। अव्वल दर्जे के बेवकूफ इंसान हैं आप। बेवकूफों से दिल नहीं लगाना चाहिए, कहकर वो जाने लगी। बेवकूफ? वो तो ठीक है, बेवकूफ हूं तो बेवकूफी बनती है। गलती से क्यों, जानबूझकर गिर जाता हूं। धरती से एक बेवकूफ कम हो जाएगा। अमृता के कदम रुक गए। वो उसकी ओर पलटी और बोली, क्या मतलब? समझदार हो तो समझ जाना चाहिए कि क्या कहा मैंने। नहीं फर्क पड़ता तो तुम्हें तो कूद जाता हूं यहां से। एक बेवकूफ मर गया तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? यू नो वट, अब तक तो सिर्फ एक शक था, पर अब यकीन हो गया कि आप सच में बेवकूफ है। डू वट एवर यू वांट, आई जस्ट डोंट केयर। श्योर? अमृता ने कहा कुछ नहीं और गुस्से में उसे देखकर वापस अपने रास्ते पर बढ़ गई। अच्छा है,
तुम यही चाहती हो तो यही होगा, मर गया तो मिस मत करना। राजवीर की आवाज उसके कानों में पड़ी कि उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि कुछ गिरने की आवाज आई। अमृता का दिल धक से हुआ और आंखें फैल गई। पीछे घूमने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सही में राजवीर कूद तो नहीं गया? किसी तरह कांपते हुए वो पीछे घूमी। राजवीर को वहां ने देखा तो उसके हलक सूख गई। गले की आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। उसने इधर उधर देखा और फिर भागकर वहां आई जहां राजवीर खड़ा था। उसने नीचे झांक कर देखा तो लगा सर ही घूम गया हो। वो एकदम से राजवीर का नाम लेकर चीख पड़ी और वही घुटनों पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह निकले पर मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। उसकी चीख जब सबके कानों में पड़ी तो सब उसी दिशा में भागे। अमृता को इस तरह बैठा देखकर वहीं पर आ गए और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्रुवी और रूह उसके पास आकर उसका चेहरा ऊपर किया। क्या हुआ अमृता, तू ऐसे क्यों चीखी? हाँ, और भाई का नाम लेकर कहाँ है वो? कुछ कहा क्या उन्होंने? ध्रुवी ने पूछा। रूह। अमृता ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। रूह ने उसकी आंसू साफ करते हुए पूछा। हाँ बोल ना, क्या हुआ? रूह, वो राजवीर। राजवीर खाई की तरफ इशारा करते हुए बोलने की कोशिश की पर शब्द अटक रहे थे। भाई क्या अमृता? वो हाँ है रूह। रूह ने अमृता को गले से लगाया और पीठ सहलाते हुए बोली। शांत हो जा, फिर बता। वो राजवीर नीचे, उन्हें खो न दूं, इस डर से उनसे दूर होती रही, पर देखो तब भी खो दिया मैंने। वो दूर चले गए हैं रूह। अमृता तड़प कर बोली और रूह से लिपट गई। ध्रुवी की आंख भर आई। भाई, आई एम सॉरी ध्रुवी, मेरी वजह से। अमृता ने ध्रुवी की तरफ देखा और ध्रुवी ने उसके पीछा करते हुए इशारों को तरफ देखा और कहा भाई। उसकी आंखों में हैरानी के भाव थे। अमृता ने पीछे गर्दन घुमाई। राजवीर सामने खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि बाकी सब भी स्तब्ध थे। भाई, आप यहाँ? यह अमृता क्या कह रही है? प्रैंक किया था छोटा सा, राजवीर ने कहा। प्रैंक? भाई क्या है ये? ध्रुवी ने उसकी तरफ आते हुए कहा, पर राजवीर को लगा कि अमृता को देख रहा था जो अपलक उसे देख रही थी। उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, रो क्यों रही हो? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था ना, कहा था ना तुमने। अमृता कुछ नहीं बोली, बस हैरान नजरों से उसे देखती रही। रो ने सहारा देकर उसे उठाया। क्यों आंस है तुम्हारी आंखों में, गर मुझसे प्यार नहीं? क्यों दर्द से चीख उठी, गर मेरी कोई परवाह नहीं? राजू ने उसके पास आकर उंगली से उसके आंसू पोंछे। बोलो साइलेंट किलर, गर नहीं है मोहब्बत तो टूटता है ये सब्र क्यों? जिसे पाने की चाह ही नहीं है इन आंखों में, उसी को खोने का फिर डर क्यों? अमृता ने अपनी कपकपी को नियंत्रित करते हुए उसे देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए जाने लगी, पर राजवीर ने उसका हाथ थाम लिया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही अमृता उसकी ओर घूमी और अपना हाथ छुड़ाकर उसके गले पर तमाचा जड़ दिया। अमृता। ध्रुवी आगे बढ़ने को हुई पर राजवीर ने उसे इशारे से मना कर दिया। राजवीर उसकी ओर बढ़कर कुछ बोलने को हुआ पर अमृता पीछे हो गई और मना करते हुए उंगली दिखाई पर कहा कुछ नहीं। अमृता ने उसके मना करने पर भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे देखकर अमृता ने उसके दूसरे गाल पर भी तमाचा जड़ दिया और जाना चाहा कि राजवीर ने उसकी बांह पकड़ा और खींचकर सीने से लगा लिया और कस के जकड़ लिया। अमृता उसे छूटने को कसमसाई पर छूट नहीं पा रही थी। अमृता उसके सीने पर मारने लगी और उसे छोड़ दे, पर राजवीर टस से मस नहीं हुआ। जितना गुस्सा है सब निकाल लो, पर अब भी इनकार किया तो दूर होने की कोशिश की तो इस बार पक्का कूद जाऊंगा। अमृता ने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा। सच कह रहा हूं, तुम्हारी कसम, कहकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। छोड़िए मुझे, समझते क्या है आप खुद को? हर बात मजाक लगती है आपको। कुछ भी करते हैं बिना ये सोचे कि बाद में क्या होगा। अमृता अभी भी छूटने की कोशिश करते हुए बोली। क्या करूं, तुम जो कुछ नहीं करती, मजबूरन मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। जो मन आए कीजिए, मुझे जाने दीजिए। जो मन आ रहा है वही कर रहा हूं। जाने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं अमृता। जो बन पड़े कर लो। बहुत जिद्दी हो ना, आज आजमा कर देख लो अपनी जिद किस हद तक जाती है। कहकर अपनी पूरी ताकत से उसे बाहों में कस लिया। अमृता कुछ देर तो जद्दोजहद में लगी रही, फिर शांत पड़ गई। जाने दीजिए मुझे, आई हेट यू। नो इश्यू, आई लव यू एंड दैट्स इट, राजवीर ने कहा। कुछ पल के बाद अमृता ने अपनी पीठ पर कसते हुए महसूस किया तो राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब क्या होने वाला है? वहां पर आए सबको इन बातों से क्या फर्क पड़ेगा? वो लोग और कुछ तो नहीं समझ लेंगे। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 45वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राजवीर अमृता को गले लगाए खड़ा था। कुछ देर तक उसने छूटने की जंग करने के बाद अमृता भी शांत पड़ गई।
राजवीर ने अब तक पहली बार इस कदर हक जताया कि वो इतने विश्वास से, और इस आलिंगन में अमृता को न सिर्फ सच्चे प्रेम का एहसास हो रहा था, बल्कि लग रहा था कि जैसे उसके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बन गया हो। बचपन से लेकर आज तक किसी ने उसके मन को नहीं समझा था। अकेलेपन और तिरस्कार के कारण उसका स्वभाव रूखा हो चला था, जिसकी वजह से हर कोई उसे घमंडी और बदतमीज कह देते थे। तो इसका विरोध भी नहीं करती, जिसे जो समझना है उसे समझे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही जताते कि हर कटाक्ष पर उसका कलेजा कटता था, पर अपना दर्द जाहिर कर वो किसी से अपनी कमजोरी से परिचित नहीं करवाना चाहती थी। धीरे धीरे अपनी ही बनाई खोल में सिमटती चली गई और अकेली रहने लगी। न किसी से दोस्ती करना पसंद था और न ही किसी से ज्यादा बात। लड़ना झगड़ना भी तो पीछे छूट गया, क्योंकि घर में ही उसे विरोधी मौजूद थे। कितना लड़ती और किससे लड़ती, इससे बेहतर उसने चुप्पी साध ली। कोई कुछ कह जाए उसे कोई रिएक्ट नहीं करती। धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया। घर में जो उसके साथ रवैया था, आसपास के लोग सब जानते थे। 1 से 10 होते, लगभग उसके जानने पहचानने वाले सब जान गए कि उसके घर वाले उसे क्या समझते हैं और उसके बारे में क्या कहते हैं। लोग भी सुनते कि बिना सही तथ्य जाने उसे सही मानकर अपनी राय कायम कर लेते। वहीं अमृता के साथ था और सब उसे बदतमीज, बेशरम और आवारा मानने लगे थे। अमृता ने भी कभी कोई प्रूव करने की कोशिश नहीं की। क्या साबित करती, कौन सुनता। समाज की संकीर्ण सोच कि उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को आसरा दिया, तो इसके एवज में उन दोनों को उसका एहसानमंद होना चाहिए, उसके चरण पूजने चाहिए। पर यह लड़की उसका अपमान करती है। आज के समय में भलाई का कोई फल ही नहीं, जिस पर एहसान करो वही आपको आंखें दिखाने लगता है। क्या फर्क पड़ता है, उसके पिता ने उसे आसरा देकर अपनी जरूरतें पूरी की, अपने बच्चों के लिए फ्री का आया और अपने लिए एक उपभोग की वस्तु। अब जब तक अमृता छोटी थी, तब तक वो समझ नहीं पाते कि जैसे जैसे बड़ी होने लगी, अपनी माँ के आंसुओं का अर्थ समझने लगी थी। सारा दिन खटकती रहती उसकी माँ। उन्हें तीनों की जरूरतें पूरी करते समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। अमृता की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाती। माँ के होते हुए भी अमृता एक अनाथ की तरह पल रही थी। रात के समय सबको खिला पिलाकर सब निपटा कर उसकी माँ 2 पल के लिए अमृता के पास आती और उसके पति का बुलावा आ जाता। उनकी आवाज पर ही उसकी माँ कांप जाती और बिना पल गंवाए चली जाती, वरना अगले दिन चेहरे और बदन पर चोटों के निशान दिखते। अमृता जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसे अपने सौतेले पिता के प्रति घृणा बढ़ती गई। उस घर में सबसे उसे दुत्कार मिली, चाहे वो पिता हो, भाई हो या फिर दादी। हमेशा सौतेले रिश्ते बुरे नहीं होते, पर अमृता के नसीब में सच में सौतेलापन लिखा था। माँ सगी होकर भी मजबूर थी, न उस पर खुलकर प्यार लुटा पाती थी और न ही उसके प्रति बेगाने बर्ताव का विरोध जता पाती थी। हर पल वहां उसे एहसास करवाया जाता कि इस घर की नहीं, बस एक वहां पर एक बड़ी बहन थी, जिसके साथ बहन का एहसास होता। वो जितना बन पड़ते अमृता का ख्याल रखती थी, और उसकी माँ भी उसकी बेटी से उसका अमृता को संबल था। अमृता बेशक खुद को कठोर दिखाती, पर अंदर ही अंदर एक डर भी था कि शायद हर पुरुष का रवैया उसके पिता की तरह स्वार्थपूर्ण हो, या फिर और रिश्तों के मामले में भी अमृता प्रेम से रिक्त ही रही। जहां आज तक उसके अपने नहीं समझ पाए, कोई गैर कैसे समझ पाएगा। शायद नहीं, इसलिए ही वो कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी। अब उसमें दुत्कार और बेरुखी सहने की क्षमता भी नहीं थी। शायद तकदीर ने उसकी परीक्षाओं का अंत लिखा था और उसके जीवन में राजवीर आया। ऐसा नहीं था कि आज से पहले कभी कोई उसके पीछे नहीं आया या उसे जुड़ने की चाहत नहीं की, पर वो नजर उसे असहज करती थी। पर राजवीर की तो न नजर कभी ऐसी लगी और न ही उसका स्पर्श। उस दिन नशे में भी था, तो फिर वो उसके स्पर्श में वही शुद्धता भी थी। किसी प्रकार की कोई बदनीयत महसूस नहीं की। अमृता ने जब भी तो समर्पित हो गई, राजवीर के नशे में भी अपनी हद नहीं भूला। आज जिस तरह से उसने सबके सामने बिना कुछ कहे उसकी बेचैनी और तड़प को समझ लिया, अपने सीने से लगा लिया। अमृता को जरूरत थी इस वक्त आलिंगन की, फिर भी वो विरोध जताती रही। पर शायद राजवीर की धड़कनों ने उसकी दिल की आवाज सुन ली, जो आज पहली बार इतनी जबरदस्ती के साथ हक जताया उसने। आज से पहले कई बार उसके रवैये ने गवाह दी कि उस पर अपना हक समझता है, जो शायद उसमें रोष ने ही खुद को दे दिया था। पर अमृता ने इनकार पर भी कभी जताया भी नहीं। जब मन सौंप चुकी थी, तो आखिर अमृता कब तक उसका विरोध करती। कभी ना कभी तो अपने दिल को हारना ही था, जो हार हार गई। उसके सीने से लगी वो अपनी हर बेचैनी, हर डर से मुक्त होती जा रही थी। उसके मजबूत पनाहों में पहली बार उसे खुद पर किसी संरक्षण का एहसास हो रहा था कि कोई है जिसकी पनाहों में वो सुरक्षित है। दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, रेहान ने रूह से पूछा। पर कुछ दिनों से नाराजगी चल रही थी दोनों के बीच, जो आज दूर हो गई। होप कि आगे अब कोई परेशानी ना आई, समझे। अमृता के लिए राजवीर सर बेस्ट हैं।
रू ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चलो सब यहाँ से, ताकि अकेले में वो अपना मैटर सुलझा ले। रेहान ने मुस्कुराकर कहा तो रू ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसने सबकी तरफ चलने का इशारा किया। सब जाने लगे, तभी नीरज आकर रेहान से बोला, शाम ढलने वाली है, अंधेरा होने से पहले हमें नीचे पहुंचना है। रेहान ने हामी भर दी, फिर थोड़े ऊंची आवाज में बोला, हेलो द साइलेंट वायलेंट कपल, अगर रूठना मनाना हो जाए तो हम नीचे जा रहे हैं। अंधेरा होने से पहले आ जाइए, नहीं तो फिर यहाँ ही घर बसाना पड़ जाएगा। राजवीर ने सुना। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर उसने रिएक्ट नहीं किया और न ही आंखें खोली। अमृता अलग होने पर कसमसाई, पर राजवीर ने उसे नहीं छोड़ा और धीरे से कान में फुसफुसाया, हिलना बंद करो, वरना सच में यही घर बसाना पड़ जाएगा। जितना अलग होने की कोशिश करोगी उतनी देर यूं ही गले लगाए रखूंगा। राजवीर सर, रू की आवाज आई। वो आगे बोलती, उसके पहले ही राजवीर ने हाथ ऊपर किया और उंगलियों को खोल बंद करते हुए 10 मिनट का इशारा करते हुए जाने को कहा। वो सब मुस्कुराकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद राजवीर बोला, सो गई क्या? अब अलग नहीं होना? या फिर सबके सामने दिखा रही थी, जबकि मन ही मन खुद भी यही चाह रही थी कि मेरे सीने से लगी रहो। अमृता ने सुना तो झट से अलग हो गई और जाने को हुई। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हाँ या ना? अमृता ने उसकी तरफ देखा। प्यार है मुझसे या नहीं? राजवीर उसके पास आकर उस पर नजर जमाते हुए बोला। अमृता ने अपनी नजर हटा ली और उसे हाथ छुड़ाकर तेजी से आगे बढ़ गई। ए साइलेंट किलर, मुझे अपनी पे आने पे मजबूर मत करो, राजवीर ने पीछे से आवाज दिया। अमृता रुकी और उसकी ओर देखा। आई हेट यू, यही कहा ना तुमने? तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? समझा कर जाओ। समझने वाले खामोशियां भी समझ लेते हैं, और जिन्हें नहीं समझना हो उनके लिए पूरी किताब भी पढ़ दो तो व्यर्थ है, अमृता ने कहा और आगे बढ़ते हुए बोली, चलिए देर हो रही है। कुछ ही पल बाद राजवीर ने आकर उसकी उंगलियों में उंगलियां उलझा दी। अमृता ने उसकी तरफ देखकर आई हेट यू कहकर राजवीर ने अपनी एक आंख दबा दी। अमृता ने गर्दन झुका ली और उसकी मुस्कान होठों पर आ गई थी। क्या उनके रिश्ते सुधर गए थे, या फिर नीचे आने के बाद वो फिर दोनों लड़ाई में पड़ जाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। एक कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है।